बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तैमूर फजल और आज आपका इंट्रोडक्शन टू डेटाबेस का लेक्चर है जिसमें हम डेटाबेस अनोमलीज़ पढ़ेंगे। और फर्स्ट ऑफ़ ऑल इसकी डेफिनेशन हम देख लेते हैं कि इसमें होता क्या है, या इसको हम देख लेते हैं कि डिफ़ाइन एक्सप्लेन करके। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल इसकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं, उसको भी देखेंगे बाद में। बट डाटा अनोमलीज़ होता क्या है? डाटा अनोमलीज़ जैसे हम बोलते हैं एक एबनॉर्मल बंदा है फॉर एग्जाम्पल। तो एबनॉर्मल बंदा क्या है कि वो बंदा ठीक नहीं है, उसमें कोई इशू है या उसको वो मेंटली डिसऑर्डर है या कोई भी डिसऑर्डर है, ठीक है। तो अनोमलीज़ भी कुछ ऐसे ही होती हैं। अब आर दी प्रॉब्लम्स इन रिलेशंस दैट अकर्स ड्यू टू, अब देखें रिडंडेंसी हम लोगों ने पढ़ी हुई थी कि रिपीटिव ऑफ डाटा या डुप्लीकेशन ऑफ डाटा, ये हमने सारा कुछ पढ़ा हुआ डाटाबेस में पहले भी। तो बेसिकली वो यही कह रहा है इन द रिलेशन, जो रिलेशंस में क्रिएट होती है बेसिकली जो एरर्स क्रिएट होते हैं, ठीक है, और जो डिफरेंट किस्म की मॉडिफिकेशन हमने करनी होती है। दीज अनोमलीज इफेक्ट्स द प्रोसेस of inserting, deleting and modifying data in the relations. Some important data may be lost in the if the relation is updated that contains the database anomalies. It is important to remove these anomalies in order to perform different processing on the रिलेशन विदाउट एनी प्रॉब्लम। अब बेसिकली वो यही कह रहा है कि जब हम कोई डाटा इंसर्ट करते हैं, डिलीट करते हैं, मॉडिफाई करते हैं, तो ये एनॉमलीज़ क्या करती हैं, डाटा को नुकसान देती हैं। डाटा लॉस्ट हो जाता है या डाटा इनक्रप्टेड हो जाता है या डाटा अपडेट नहीं होता, ठीक है। तो बेसिकली इन चीज़ों को रिमूव करने के लिए हम डिफरेंट एनॉमलीज टाइप को देखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल। तब यहाँ पर देखें टाइप्स ऑफ एनॉमलीज क्या होता है। इंसर्टिंग, डिलीटिंग, मॉडिफिकेशन, ये तीन है। फर्स्ट वाली देखें इंसर्शन, ठीक है, इंसर्टिंग जिसे हम बोलेंगे इंसर्शन। इसकी ये थ्री टाइप्स हैं, इंसर्शन, डिलीशन और मॉडिफिकेशन। इंसर्शन में बेसिकली जब आप कोई डाटा इंसर्ट करते हैं, कोई न्यू रिकॉर्ड इंसर्ट करते हैं, ठीक है, तो तब ये एनॉमली क्या होता है, क्रिएट होती है, ये एक्सिक्यूट। जब हम कोई डिलीट करते हैं तो हम डिलीट करते हैं, कोई भी डाटा ऐसे डिलीट कर देते हैं, ठीक है, जिसका फैक्ट जो होता है वो आपको पता नहीं होता कि कहाँ से डाटा डिलीट हो रहा है, ठीक है। अब मॉडिफिकेशन हम अपडेट करते हैं तो वही अगेन बात है कि दी मॉडिफिकेशन एनॉमली अकर्स व्हेन द रिकॉर्ड इज़ अपडेटेड इन द रिलेशन। अब जब आप एक अपडेट करते हैं रिलेशन में या एक अपडेट करते हैं रिकॉर्ड को, तो वो क्या करेंगे, मॉडिफिकेशन एनॉमली क्रिएट होगी। इन दिस एनॉमली द मॉडिफिकेशन इन द वैल्यू ऑफ अ स्पेसिफिक एट्रीब्यूट रिक्वायर्स मॉडिफिकेशन इन द रिकॉर्ड इन विच द वैल्यू अकर्स, ठीक है। कि फॉर एग्जांपल मैं आपको इसको छोड़ दें, इससे इजी एग्जांपल ये है कि जब अपडेट आप डाटा करें तो आपको ये होना चाहिए कि हमने डाटा क्या किया, ओवरऑल अपडेट किया, ठीक है। ये ना हो कि सिर्फ एक स्पेसिफिक प्लेस पे एक स्पेसिफिक एट्रीब्यूट पे क्या हो, अपडेट हो जाए और वो पूरा जो डाटा है वो क्या हो गया, इनक्रप्टेड हो जाए, एरर हो जाए और वो अपडेट ना हो। तो हमने जब डाटा करना है तो कंप्लीट डाटा अपडेट करना है। उसको सॉल्व करने के इन अनोमलीज़ को, इंसर्शन, डिलीशन और मॉडिफिकेशन को सॉल्व करने के लिए हम यूज़ करते हैं नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन बेसिकली मेन टॉपिक है आज आपका, जिसमें हम देखेंगे फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकंड नॉर्मल फॉर्म, थर्ड नॉर्मल फॉर्म, ठीक है, अप टू सो ऑन, ठीक है। ये हम लोग इंशाल्लाह इसको 2 लेक्चर्स में डिवाइड कर लेंगे और इसको 2 लेक्चर्स में हम लोग कंप्लीट करने की कोशिश करें। अभी फर्स्ट ऑफ ऑल नॉर्मलाइजेशन, द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग अ सिंपलर एंड मोर रिलायबल डाटाबेस स्ट्रक्चर इज़ कॉल्ड नॉर्मलाइजेशन। अब बेसिकली आपको पता चल गया है कि द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग अ सिंपलर एंड मोर रिलायबल डाटाबेस। अब वो क्या कह रहा है कि आपने एक डाटाबेस क्रिएट करना है, ठीक है। वो डाटाबेस आपने ऐसा क्रिएट करना है कि वो एक सिंपलर हो, सिंपलर मीन्स ईजी हो, प्लस उसमें क्या होना चाहिए, वो रिलायबल होना चाहिए। याद रखिएगा, अगर डाटाबेस रिलायबल नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। अगर डाटाबेस रिलायबल है तो आप उसके ऊपर डिपेंड कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप डिपेंड नहीं कर सकते। तो नॉर्मलाइजेशन बेसिकली क्या करता है कि आपके डाटाबेस को सिंपलर और रिलायबल बनाता है। It is used to create a suitable
सेट ऑफ रिलेशंस फॉर स्टोरिंग डाटा, ठीक है। अब बेसिकली ये क्यों क्रिएट किया जाता है कि सूटेबल सेट ऑफ रिलेशनशिप फॉर स्टोरिंग डाटा। अब बेसिकली एक ऐसे रिलेशन बनाए जाएं जो कम से कम हो और काम ज़्यादा कर लें, मतलब उनके रिलेशन ऐसे हम बनाएं कि हमें डाटा भी कम स्टोर करना पड़े, कम तो नहीं कह सकते, बट उनके रिलेशन ऐसे बनाएं कि वो एक्यूरेट एक दूसरे से मिलते हों, ठीक है। वो आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड नॉर्मल फॉर्म में कुछ क्लियर हो जाएगा जब हम नॉर्मली इसको रिमूव करेंगे। दिस प्रोसेस वर्क्स थ्रू डिफरेंट स्टेज नोन एज नॉर्मल फॉर्म्स। अब बेसिकली ये डिफरेंट नॉर्मल फॉर्म्स पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल अगर आपको पता होगा कि कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व हम करते हैं तो हम क्या करते हैं, पहले प्रॉब्लम सुनते हैं किसी बंदे से, या उसको हम क्या करते हैं, चेक करते हैं कि ये प्रॉब्लम क्या है। उसके बाद उसके रिगार्डिंग हम डिफरेंट क्या करते हैं, सॉल्यूशंस निकालते हैं। सॉल्यूशंस ऐसे निकाल लेते हैं जैसे आपको एक मतलब आपको कोई मसला बन गया, फॉर एग्जांपल आपको क्विज़ आपका जो था ऑनलाइन वो ठीक नहीं हुआ, तो अब आपने क्या करना है, आपने उस क्विज़ को देखना है, उसमें अपनी मिस्टेक्स देखनी है, ठीक है। अब ये आप क्या किया, फर्स्ट क्विज़ ओपन किया, ठीक है। उसके बाद आपने उसमें अपनी मिस्टेक्स देखी, आपको पता चला हाँ इस चैप्टर की मेरी तैयारी नहीं है, तो हमने इस चैप्टर की अब क्या करनी है, तैयारी करनी है, तब मेरे कंप्लीट या फुल मार्क्स आएंगे। तो आप क्या करोगे, उस चैप्टर की तैयारी करके और जो बाकी है उसको रिवाइज़ करके क्या करोगे, कंप्लीट पेपर को अच्छा दे दोगे, ठीक है। तो ये भी एक प्रोसेस है मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग की। आप आगे है जी, दीज स्टेजेस आर फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकंड नॉर्मल फॉर्म, थर्ड नॉर्मल फॉर्म है एंड सो ऑन, ठीक है। आज इस लेक्चर में इंशाल्लाह हम फर्स्ट सेकंड को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, उसके बाद थर्ड और जो सो ऑन है उसको हम बाद में देखेंगे। आगे क्या लिखा हुआ है, ईच नॉर्मल फॉर्म हैज़ सर्टेन रिक्वायरमेंट्स और कंडीशन, दीज कंडीशंस हैव टू बी फुलफिल्ड टू ब्रिंग द डाटाबेस इन दैट पर्टिकुलर नॉर्मल फॉर्म, ठीक है। अब वो कंडीशंस, अब बेसिकली जब आप कोई भी मतलब फॉर एग्जांपल आपको पता है कि आपका ये चैप्टर तैयार नहीं है, तो आपने उसको तैयार करना है, मतलब आपने उसको टाइम देना है। तो इसी तरह अगर कोई डाटाबेस आपने ठीक करना है तो उसकी भी कुछ कंडीशंस होंगी जिसको आपने फुलफ़िल करना होगा, और ये नॉर्मल फॉर्म्स की कुछ कंडीशंस होती हैं, ठीक है। जैसे आप कह सकते हैं कंडीशन ऐसे ही है, जब आपका एडमिशन जाता है तो आपके पास कंडीशंस क्या होती हैं कि आप लोगों ने अपना CNIC जमा करना है या बे फॉर्म जमा कराना है, ठीक है। तो आप दोनों में से एक करवाते लाजमी हो, ठीक है। इसी तरह आगे भी कंडीशंस डिफरेंट आपको रियल लाइफ में दी जा सकती। दीज कंडीशंस हैव टू बी फुलफिल्ड ब्रिंग द डाटाबेस इन अ पर्टिकुलर नॉर्मल फॉर्म। इफ़ अ रिलेशन सेटिस्फाई द कंडीशन टू ऑफ अ नॉर्मल फॉर्म, अब देखें अगर वो रिलेशन सेटिस्फाई करता है कंडीशन को उस नॉर्मल फॉर्म की, इट इज़ सेड टू बी इन दैट नॉर्मल फॉर्म। समझें कि जब तक वो कंडीशन क्लियर नहीं करेगा तब तक नेक्स्ट फेज़ में वो दाखिल नहीं होगा। मतलब आप ऐसे ही है जैसे आपने मैट्रिक पास की तो आप फर्स्ट ईयर में आए, आपने फर्स्ट ईयर पास की सेकंड ईयर में गए, सेकंड ईयर पास की तो थर्ड ईयर में गए। अब बेसिकली वो भी यही कह रहा है कि जब तक वो कंडीशंस फुलफ़िल नहीं करता फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म की या किसी भी नॉर्मल फॉर्म की, तो वो पर्टिकुलर नेक्स्ट स्टेप पे नहीं जाएगा और इट इज़ नॉट सेड टू बी एन नॉर्मल फॉर्म। और जब ये सारी कंप्लीट हो जाएंगी तो उसके लिए भी हम ये लाइन यूज़ करेंगे, इफ़ अ रिलेशनशिप सेटिस्फाई कंडीशंस ऑफ नॉर्मल फॉर्म्स, ठीक है, इट इज़ सेड टू बी एन नॉर्मल फॉर्म। अच्छा, द टास्क ऑफ डाटाबेस डिज़ाइन स्टार्ट्स विद एन अननॉर्मलाइज्ड सेट ऑफ रिलेशंस, ठीक है। अब बेसिकली आप क्या करते हैं, अब एक टास्क है जिसकी एग्जांपल नीचे आपको दी गई है, यहाँ पर हम इसको देखेंगे भी और ये डायग्राम से हमें सही तरह पता चल जाएगा। ये फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, फिर सेकंड नॉर्मल फॉर्म, थर्ड नॉर्मल फॉर्म। द प्रोसेस ऑफ नॉर्मलाइजेशन आइडेंटिफाइज एंड करेक्ट्स द प्रॉब्लम्स एंड कॉम्प्लेक्सिटीज़ ऑफ डाटाबेस डिज़ाइन। बेसिकली वही बात मैंने बोला है कि टू द पॉइंट चीज़ आपको चाहिए। इट प्रोड्यूसेस अ न्यू सेट ऑफ रिलेशन, द न्यू डिज़ाइन इज़ एज फ्री ऑफ प्रोसेसिंग प्रॉब्लम एज पॉसिबल, ठीक है। अब जितनी भी प्रॉब्लम रिमूव करने हो सकती है हम उसको करेंगे, तब भी वो एक अच्छा सूटेबल और रिलायबल डाटाबेस होगा। बट इसमें ज़रूरी नहीं है कि वो डाटाबेस कम्प्लीटली सॉर्ट आउट हो जाएगा, ठीक है, बट वो इतना एफिशिएंट होगा कि वो जो हमने अननॉर्मलाइज दिया है उससे काफ़ी बेहतर होगा, उससे काफ़ी अच्छा होगा।
अब नेक्स्ट क्या है जी, पर्पस ऑफ नॉर्मलाइजेशन। पर्पसेस हैं डिफरेंट नॉर्मलाइजेशन यूज़ करने के। द पर्पस ऑफ नॉर्मलाइजेशन आर एज फॉलोज। इट मेक्स द डाटाबेस डिज़ाइन एफिशिएंट इन परफॉर्मेंस। अब देख लें बेसिकली जैसा मैंने बोला है कि आपको टू द पॉइंट चीज़ चाहिए, तो आप क्या लिखते हो, टू द पॉइंट। जब भी कोई चीज़ सर्च करोगे तो ऑटोमेटिक आपको प्रोवाइड करेगा। इसका मतलब क्या है कि वो डाटाबेस एफिशिएंट है परफॉर्मेंस, मतलब आपको क्विक रिस्पॉन्स दे रहा लाजमी है। इट रिड्यूसेस द अमाउंट ऑफ डाटा इफ़ पॉसिबल। आप देख लें जब एक्स्ट्रा चीज़ें रिमूव हो जाएंगी तो फिर क्या होगा, वो क्या होगा, एक एफिशिएंट और मेमोरी क्या करेगा, कम लेगा और डाटा भी कम सेव करना। अब नेक्स्ट क्या हमारे पास, इट मेक्स द डाटाबेस डिज़ाइन फ्री ऑफ अपडेट, इंसर्शन एंड डिलीशन अनोमलीज। अब बेसिकली वो क्या कह रहे हैं, अनोमली से ये क्या करेगा, फ्री कर देगा आपको। अपडेट, इंसर्शन या डिलीशन की कोई भी अनोमलीज इसमें फेस नहीं करनी पड़ेगी। इट मेक्स द डिज़ाइन according to the rules of relational database. It identifies relationship between entities, ठीक है, between entities. It makes a design that allows simple। अब बेसिकली मैं अगर ऊपर वाला पॉइंट मुझे लगता है मैं छोड़ गया हूँ। इट मेक्स द डिज़ाइन अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ रिलेशन डाटा। अब रिलेशनल डाटाबेस हमने पढ़ा हुआ है। अब वो क्या था, वो बेसिकली रिलेशन था 1 to 1, मतलब फॉर एग्जाम्पल कहते हैं टेबल्स, रोज़ एंड कॉलम्स वाला। तो वो यही कह रहा है कि अब उसको यूज़ करते हुए आपने क्या करना है, इसको यूज़ करना है। नेक्स्ट पॉइंट में वो क्या कह रहा है, इट मेक्स अ डिज़ाइन दैट अलाउज सिंपल रिट्रीवल ऑफ डाटा। ठीक है, रिट्रीवल ऑफ डाटा के हम मतलब जितना सिंपल हो सकता है डाटा को हम ले सकें, या जितना सिंपल हो सकता है हम डाटा को रिसीव कर सकें उतना बेहतर। इट सिंप्लीफाइज डाटा मेंटेनेंस एंड रिड्यूस द नीड टू रीस्ट्रक्चर डाटा। ठीक है, अब बेसिकली वो ये कह रहा है कि आपने डाटा बेस को इट सिंप्लीफाइज डाटा मेंटेनेंस। अब बेसिकली वो क्या कह रहा है, आपने डाटा को मेंटेन करके रखना है। सेकेंडली रिड्यूस करना है द नीड ऑफ रीस्ट्रक्चर, मतलब आपको इतना रिड्यूस उसको करना है कि आपको रीस्ट्रक्चर ना करना पड़े। रीस्ट्रक्चर करने से तो टाइम ज़ाया होगा, मनी वेस्ट होगी और डाटा भी वेस्ट होगा। तो वो कह रहा है कि आप जितना उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, अगेन एंड अगेन इसमें यही चीज़ होगी नॉर्मलाइजेशन में कि आप जितना सिंपल उसको कर सकें, जितना रिक्वायर्ड कर सकें, जितना आप टू द पॉइंट कर सकें उतना बेहतर है आपके लिए। अब करैक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉर्मलाइजेशन, नॉर्मलाइज डाटाबेस, इसको आप पे मैं छोड़ता हूँ, आप फटाफट इसको रीड आउट करो और फिर हम नेक्स्ट चलते हैं। चलें जी, आपने पढ़ लिया होगा। नेक्स्ट देखते हैं जी हम अब इसका एक कि कैसे ये वर्किंग करेगा। फॉर एग्जांपल आपके पास एक डाटा सोर्स है, ठीक है, यूज़र है, यूज़र रिक्वायरमेंट्स है, उसके बाद सोर्स लाइक डाटा डिक्शनरी एंड डाटा मॉडल्स है। ठीक है, यूज़र रिक्वायरमेंट्स सिंप्लीफिकेशन है। अब ट्रांसफ़र एट्रीब्यूट्स इनटू टेबल फॉर्मेट। ठीक है, अब बेसिकली अननॉर्मलाइज्ड फॉर्म है ये कि इस सारे डाटा को इसने इसमें कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, बट ये अभी क्या है, अननॉर्मलाइज्ड फॉर्म है। ये डाटा सोर्स है, उसके बाद यूज़र है, यूज़र रिक्वायरमेंट है, सोर्स लाइक डाटा डिक्शनरी है। ठीक है, अब ये सारे मिलकर क्या बना रहे हैं, एक अननॉर्मलाइज्ड डाटा बेस बना रहे हैं। ठीक है, अब हमने क्या करना है, उसको नॉर्मलाइज करना है। तो हम इसे नॉर्मलाइज कैसे करेंगे, तो जैसे देखें फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म है। ठीक है,
उसमें हमने क्या करना है, रिमूव रिपीटिंग ग्रुप्स। अब फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में क्या करेंगे, रिमूव करेंगे रिपीटिंग ग्रुप्स को, ठीक है। सेकंड में रिमूव पार्शियल डिपेंडेंस। पार्शियल डिपेंडेंस मैं आपको बता दूंगा, एक्सप्लेन कर दूंगा, क्लियर हो जाएगा आपको। अब बेसिकली फर्स्ट टू को देखते हैं हम लोग फ़िलहाल कि रिमूव रिपीटिव ग्रुप्स और रिमूव पार्शियल डिपेंडेंस, ये हमने दो फ़िलहाल देखते हैं। या इसको भी मैं आपको बता देता हूँ ताकि आपको ना क्लियर हो जाए 5 तक, फिर आपको जो भी इशू है वो इधर से सॉर्टेड हो जाएगा। थर्ड हमारे पास है ये रिमूव ट्रांसिटिव डिपेंडेंस, ठीक है। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं आगे, थर्ड हो गया। फोर्थ में हमने बॉयज़ कोड जो है नॉर्मल फॉर्म BCNF जिसे हम बोलते हैं, बॉयज़ कोड नॉर्मल फॉर्म, ठीक है। मेक श्योर एवरी डिटर्मिनेंट इज़ कैंडिडेट की। अब कैंडिडेट की ये सारा मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ आपको लास्ट लेक्चर में, आपने उसको लाजमी सुन लेना है अगर नहीं सुना, ताकि आपको समझ आ जाए, ठीक है। और फोर्थ में हम क्या कर रहे हैं, रिमूव मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसीज। अब मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसीज मैं बता चुका हूँ पहले, मल्टी वैल्यूड की भी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, इसको भी आपने अगर नहीं सुना तो लास्ट लेक्चर मेरे होंगे, मैं उसको पिन कर दूँगा डिस्क्रिप्शन में, उसके लिंक्स पिन कर दूँगा, आपने उसको लाजमी देख लेना। नेक्स्ट है जी फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म, रिमूव जॉइंट डिपेंडेंसीज, ठीक है। रिमूव जॉइंट डिपेंडेंसीज। अब मेरी बात सुने कि अगर नॉर्मलाइजेशन का ये स्टेप्स यूज़ करेंगे तो आप एक एफिशिएंट डाटाबेस क्रिएट कर सकते हैं। फर्स्ट नॉर्मल बेस में रिपीटिव जो डाटा है वो रिमूव करना है, सेकंड में पार्शियल, थर्ड में ट्रांजिटिव डिपेंडेंस, ठीक है। उसके बाद डिटरमिनेंट चेक करना है, ठीक है। उसके बाद मल्टी वैल्यूड, उसके बाद जॉइंट डिपेंडेंसीज चेक करनी है हमने, ठीक है। तो ये 5 इसके टाइप्स कह सकते हैं, फॉर्म्स कह सकते हैं, जिसको हम यूज़ करते हुए नॉर्मलाइज करते हैं किसी भी डाटाबेस को। अब फंक्शनल डिपेंडेंसी, अब यहाँ देखें, फंक्शनल डिपेंडेंसी इज द रिलेशनशिप बिटवीन एट्रीब्यूट्स। अब देख लें रिलेशनशिप बिटवीन एट्रीब्यूट्स का क्या है, इट मीन्स इफ़ द वैल्यू ऑफ वन एट्रीब्यूट इज़ नोन इट इज़ पॉसिबल टू ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ अनदर एट्रीब्यूट। सपोज, अब देख लें मेरी बात, ये मैं आपको बताता हूँ कैसे है। जैसे आप लोगों को मैं एग्जांपल देता हूँ आपके रजिस्ट्रेशन नंबर की, ठीक है, जो नीचे भी लिखी हुई है कि अगर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाता है तो आपका कंप्लीट डाटा मिल जाता है। इसी तरह अगर आपको पता हो कि आपकी यूज़र आईडी हमने आपको प्रोवाइड की है, तो जब यूज़र आईडी में क्लिक करूँगा तो आपका कंप्लीट डाटा, यूज़र आईडी विद पासवर्ड करूँगा तो वो कंप्लीट डाटा दे देगी। मगर उसके अंदर अगर आप अपना रिज़ल्ट चेक करना चाहते हो, या अगर मैं स्टूडेंट का डाटा अपने पॉइंट ऑफ व्यू से चेक करना चाहता हूँ, अपनी आईडी से चेक करना, मैं क्या करूँगा, स्टूडेंट की जो रजिस्ट्रेशन नंबर है उसको क्लिक करूँगा तो उसका सारा डाटा क्या आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा। या उसकी यूज़र आईडी क्लिक करूँगा तो उसका सारा डाटा मेरे पास आ जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली वो यही कह रहा है कि सपोज देयर इज़ अ रिलेशनशिप, स्टूडेंट है, आगे रजिस्ट्रेशन नंबर है, स्टूडेंट नेम है, क्लास है और ईमेल। इफ़ द वैल्यू ऑफ रजिस्ट्रेशन नंबर इज़ नोन इट इज़ पॉसिबल टू ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ स्टूडेंट नेम। It means student name is functionally dependent on registration number। समझ आ रही है मेरी बात की कि स्टूडेंट नेम फंक्शनली डिपेंड किस पे करता है, रजिस्ट्रेशन नंबर पे, क्योंकि जब रजिस्ट्रेशन नंबर मिल गई तो आपके पास स्टूडेंट नेम भी मिल जाएगा, ठीक है। तो वो स्टूडेंट नेम जो है फंक्शनली डिपेंडेंट किस पे करता है, बिल्कुल ठीक बोला आपने, रजिस्ट्रेशन नंबर पे। एन एट्रीब्यूट बी इज़ फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन एट्रीब्यूट ए इफ़ द वैल्यू ऑफ ए डिटरमाइंस द वैल्यू ऑफ बी। फॉर एग्जांपल उसने एक और एग्जांपल दी है कि हमारे पास एक ए और बी है, ठीक है। तो जो हमारे पास अगर हमारे पास वैल्यू नोन है, ठीक है, ए की, तो बी क्या होगा, मतलब जो ए होगा वो फंक्शनली डिपेंडेंट होगा बी पे, क्योंकि हम जैसे वो बी क्लिक कर रहे हैं, या अगर उल्टा भी कर लें, हम ए कर रहे हैं तो फिर हमें वो बी की वैल्यू देगा, तो वो क्या होगा, फंक्शनली डिपेंडेंट होगा बी पे। अब यहाँ देखें, फंक्शनली डिपेंडेंसी इज़ रिटन एज फॉलोज। रजिस्ट्रेशन नंबर के आगे हम लिख देते हैं स्टूडेंट नेम। तो अब ये क्या है, फंक्शनली डिपेंडेंट है किसके ऊपर, रजिस्ट्रेशन नंबर पे। The above expression is read as registration number determines student name
और स्टूडेंट नेम फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन रजिस्ट्रेशन नंबर, ठीक है, रजिस्ट्रेशन नंबर, स्टूडेंट नेम। अब द एट्रीब्यूट ऑन द लेफ़्ट साइड इज़ कॉल्ड डिटर्मिनेंट। अब ये जो लेफ़्ट साइड पे होगा वो क्या होगा, डिटर्मिनेंट होगा, मतलब जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो क्या होगा, डिटर्मिनेंट होगा। ये छोटी छोटी डेफिनेशंस आपने याद लाजमी रखनी है कि अगर फंक्शनली डिपेंडेंसी है किसी वैल्यू की तो उसमें डिटर्मिनेंट कौन सा है, तो आपने बोलना जो लेफ़्ट साइड पे होगा वो डिटर्मिनेंट होगा। इफ़ ए एंड बी आर एट्रीब्यूट्स और सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स ऑफ रिलेशनशिप आर बी इज़ फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन ए if the value of a is in R has exactly one associated by the of B in R। इसको छोड़ दें फ़िलहाल, वो कंफ्यूज कर देगा ज़्यादा। A particular registration, a particular value is related to only one value of student name, but student name may be related with the multiple values registration number. For example, the registration number is 10. It is related with one student name, but the student name Usman may be related to two or more registration number values because two or more students। अब बेसिकली मैं इसको इजी करके आपको बताता हूँ कि जो उस्मान नेम है वो रजिस्ट्रेशन नंबर 10 है, मतलब उसका यूनिक रजिस्ट्रेशन है, मगर ज़रूरी नहीं है कि उस्मान एक ही रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ हो। वो हो सकता है 100 पे एक और उस्मान हो, 400 पे एक और उस्मान हो, 400 पे एक और उस्मान हो। तो बेसिकली वो क्या करेगा, रिलेट करेगा इनके साथ विद द हेल्प ऑफ दिस स्ट्रक्चर। फॉर एग्जांपल अगर एक उस्मान है तो वो उस्मान काफ़ी रजिस्ट्रेशन के साथ लिखा हुआ है। अब आगे सिमिलरली इट इज़ पॉसिबल टू डिटरमाइन ऑल 3 फील्ड्स यूजिंग रजिस्ट्रेशन नंबर आर एज फॉलोज। अब बेसिकली अगर हम रजिस्ट्रेशन नंबर से नेम निकाल सकते हैं तो आपकी क्लास भी निकाल सकते हैं, आपकी ईमेल आईडी भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो वो यही कहना चाह रहा है कि अगर फंक्शनली डिपेंडेंस है नेम, स्टूडेंट नेम रजिस्ट्रेशन नंबर पे, तो फिर इसका मतलब है जो क्लास है और जो ईमेल है वो भी फंक्शनली डिपेंडेंस है किसके ऊपर, ईमेल एंड क्लास, फंक्शनली डिपेंडेंट है क्लास एंड ईमेल ऑन रजिस्ट्रेशन नंबर। The above line indicates that if the value of registration number is known, the value of student name, class and email can be determined. It means all 3 fields are functionally dependent on registration number, मतलब functionally depend करती हैं किसके ऊपर, registration number के ऊपर। अब आपने मेरी ये बात ये याद रखनी है कि हमने क्या कहा है कि जो भी नंबर डिटरमाइन करेगा अगले का रिज़ल्ट या अगले का रिज़ल्ट हमें दे देगा, प्रोवाइड कर देगा, तो वो क्या होगा, फंक्शनली डिपेंडेंट होगा उसके ऊपर। फॉर एग्जांपल अगर आप क्लास में आते हैं तो टीचर पे आप डिपेंड करते हैं कि वो आपको पढ़ाए, तो आप किस पे फंक्शनली डिपेंडेंट किस पे हैं, आप टीचर के ऊपर हैं, तो टीचर के ऊपर आप फंक्शनली डिपेंडेंट हैं। अगर टीचर नहीं क्लास में आएगा तो आपको पढ़ाएगा कौन, ठीक है। तो इसी तरह अगर टीचर की एग्जांपल ले लें तो अगर स्टूडेंट नहीं है क्लास में तो टीचर किसको आगे पढ़ाएगा, तो जब आप आएंगे क्लास में तब भी पढ़ाई होगी ना, तो फिर आप क्या होगे, टीचर क्या हो गया, फुली फंक्शनली डिपेंडेंट हो गया किसके ऊपर, स्टूडेंट पे। मगर स्टूडेंट भी ज़्यादा हो सकते हैं, टीचर भी ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक है। तो ये एग्जांपल आपने लाजमी याद रखनी है। आज थोड़ा लेक्चर लंबा हो गया है, हमने फुली फंक्शनली डिपेंडेंट को पढ़ा है, फंक्शनली डिपेंडेंट को पढ़ा है, डिपेंडेंस को पढ़ा है और नॉर्मलाइजेशन पढ़ा है। इंशाल्लाह जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकंड नॉर्मल फॉर्म, थर्ड नॉर्मल फॉर्म को क्लियर करेंगे। और आई होप सो आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा और इसको लाजमी सुने ताकि आपकी अच्छी तैयारी हो सके। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।